हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है और कैसे हैं आप सभी बच्चे? तो चलिए भाई, अब हम डिस्कस करते हैं हमारी सॉलिड स्टेट की क्लास नंबर 5। लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या बताया था, एक बार जरूर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो लास्ट क्लास में हमने जो आपका नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात की थी कि कितने डिस्टेंस पे होते हैं, कितने ऐसे पॉइंट होते हैं, ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। आपको काफी अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, और आपको कैसी वीडियोस लग रही है उसका आप फीडबैक जरूर दीजिए। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं हमारे तो नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन एंड डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल, है ना। तो इन दोनों की बात करेंगे काफी डिटेल में। तो भाई सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, 4 क्लासेस हो चुकी हैं, 5th क्लास है ये हमारी सॉलिड स्टेट पार्ट 5 पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है, ठीक है। एंड टॉपिक है हमारा पैकिंग एफिशिएंसी एंड डेंसिटी ऑफ अ लैटिस। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एंट्रेंस ले लीजिए, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। बोर्ड का एग्जामिनेशन ले लीजिए, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल यहां से मिल जाता है काफी बार। पैकिंग फ्रैक्शन का डेरिवेशन मिल जाता है, या फिर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन मिल सकता है। आप मुझे तो जानते ही हैं, जान गए होंगे, काफी लेक्चर्स आप मेरे देख ही रहे हैं, तो मेरा बताने का तो कोई बनता नहीं है। चलो भाई डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कुछ क्वेश्चन जो कि पिछले क्लासेस से जुड़े हुए हैं, ताकि आपको कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। बस इसीलिए मैं लेके आता हूं, 1-2 क्वेश्चन जरूरी होते हैं, आसान बस कंसेप्ट माइंड में रहे इसलिए। तो एलिमेंट्स ए एंड बी कॉन्स्टिट्यूएंट बीसीसी टाइप क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। एलिमेंट ए ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर पोजिशन, B is at the corner of cube. What is the formula of compound and what is the coordination number of A and B? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब ये बोला गया है आपको यहाँ पे कि भाई जो आपका A है और जो आपका B है, A को तो रख दिया है बॉडी के सेंटर पे, तो वो तो हमारा एक ही होता है, और B को रख दिया है कॉर्नर पे। 8 कॉर्नर होते, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता, तो फार्मूला कितना हो गया? AB। फार्मूला कितना हो गया? AB। अब आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A एंड B। तो भाई जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है A और B का, वो आपका 8:8 हो जाएगा कि एक A को 8 B ने घेर रखा है और 8 B ने एक A को घेर रखा, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर एक B ने 8 A को घेर रखा है, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होता है वो 8:8 होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं लास्ट क्लास में। तो इसका सॉल्यूशन यहां पे दिया गया, आप देख सकते हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर पोजीशन एंड तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? 1, ठीक है। बी में कितने हो जाएंगे भाई? 8 इंटू में 1/8 हो जाएगा, यहां पे समझाया गया होगा नेक्स्ट में, ठीक है। तो क्लियरिटी सभी को, ए बी फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए बी हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए इज 8 एटम्स ऑफ बी नाइबरिंग टू इट, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी इज ऑल्सो ये रहा। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया कि एटम सी एंड डी फॉर्म एफसीसी क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टलाइन लैटिस। वेरी गुड। एटम सी प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, बहुत ही अच्छी बात है। एटम सी कहां पे भाई? कॉर्नर पे। तो 8 कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड डी जो है आपका वो फेसेस पे, तो 6 फेस होते हैं, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड? तो ये आपका CD3 आ जाएगा। लगभग मैं शायद 5वीं-6ठी बार ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। बार बार करवाने का मतलब ये कि बार बार आता है, इसलिए मैं बार बार करवा भी रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। एटम्स ऑफ सी प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, इसीलिए भाई नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट सी पर यूनिट सेल कितने? 8, है ना। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका। उसके बाद इसका आंसर आगे, तो ये मेरे हिसाब से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में, है ना भाई। चलें आगे। चलो जी, अब है ना बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है जी? पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? मान लीजिए एक कमरा है ना, एक रूम है, ठीक है, और मुझे उसमें 100 स्टूडेंट्स को बिठाना है, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स को बिठाना है और 3 टीचर है, मान लो 3 अलग अलग टाइप के टीचर हैं। एक अलग टाइप का टीचर, एक दूसरा और एक तीसरा, तीनों अलग अलग सब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई एक फिजिक्स का है, एक मैथमेटिक्स का है और एक केमिस्ट्री का है, ठीक है। केमिस्ट्री का फॉर एग्जांपल मैं ही हूं। तो भाई जो बच्चा आएगा, है ना, तो जो बच्चे 100 बच्चे हैं वो बिठाने हैं रूम में। अब फिजिक्स वाले टीचर को पैकिंग के बारे में जानकारी थी,
थोड़ी बहुत थी, है ना, क्योंकि फिजिक्स में भी सॉलिड स्टेट है, काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स वाले बच्चों को, जो मैथमेटिक्स वाले सर थे, उनको सॉलिड स्टेट की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, एटम्स जो बच्चे आए उनको कह दिया भाई कहीं पे भी बैठ जाओ। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, है ना, बिल्कुल भी मतलब अच्छे से, मतलब वो क्या करेंगे, अच्छे से पैकिंग नहीं करेंगे, जहां पे मन करेगा बैठेंगे, है ना, 2 बैठ गए एक मेज पे, 5 बैठने चाहिए, 2 बैठ गए, एक बिल्कुल उस कोने में, एक इस कोने में, तो बीच की जगह तो खाली रहेगी ना। ठीक है, तो फिर देखा गया कि भाई मैथ वाले सर के क्लास में 50 ही बच्चे आ पाए। कितने बच्चे आ पाए मैथ वाले सर की क्लास में? 50। क्यों आ पाए? अरे पैकिंग नहीं की होगी उन्होंने अच्छी से, एक अरेंजमेंट में नहीं बिठाया होगा उन सर ने। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब फिजिक्स वाले सर को भी थोड़ी बहुत सॉलिड स्टेट के बारे में जानकारी थी, तो उन्होंने पैकिंग थोड़ी सी अच्छी की, है ना। उन्होंने पैकिंग इस तरीके से की कि वहां पे मान लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल 68% बच्चे आ गए, 68% बच्चे, 100 में से 68 बच्चे आ गए। ठीक है, और केमिस्ट्री वाले सर को थोड़ी सी और ज्यादा सॉलिड स्टेट आती थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, 74 बच्चे वहां पे फिट कर लिए। कितने? 74 बच्चे। इतनी अच्छी अरेंजमेंट बनाई कि 70। इसी को बोला जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। सीधी सी बात यह है पैकिंग एफिशिएंसी की, कि इस क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं और कितने बच्चे बैठे हैं, वही उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, वही उसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब आप जो बच्चों को बिठाओगे वो किस वे में बिठा रहे हो, अलग अलग वे के लिए अलग अलग पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगी। कैसे निकालते हैं उसकी मैं बात करता हूं। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी समझ में आया। पैकिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज के टाइम में पैकिंग कितनी जरूरी। मान लो भाई आपको ये मारकर भेजना है दिल्ली से किसी को, एक ने तो क्या किया भाई, इतना बड़ा बॉक्स लिया और उसमें इसको डाल दिया। एक ने क्या किया, बिल्कुल इसके साइज का छोटा सा बॉक्स लिया। तो कितना इंपॉर्टेंट, कंपनी वाला किसको जॉब देगा? उसी को देगा ना जिसने थोड़ा से टाइम पे ही ये चीजें अरेंज कर दी, वेल अच्छी तरीके से। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो पैकिंग हमारी डेली लाइफ में बड़ी काम आती है। ठीक है, और यहां पे सॉलिड स्टेट में आपके क्वेश्चन भी सोल्व करवाएगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी देखो, अब यहां पे अगर मैं बात करूं हमारे सॉलिड स्टेट में, अगर मैं बात करता हूं यहां पे हमारे सॉलिड स्टेट में, तो हमने किसकी पैकिंग करनी है भाई? तो हमने पैकिंग करनी है एटम्स की। किसकी पैकिंग करनी है? एटम्स की। कहां पे भाई? अरे एटम से क्रिस्टल बनाना है जी, एक क्रिस्टल बनाना, वहां पे हमने एटम्स रखने हैं। तो मेरे पास तो बहुत वेज है एटम रखने के, है ना, मेरे पास तो बहुत वेज है एटम रखने के। लेकिन इसमें भी मैंने बोल दिया कि भाई क्यूबिक सिस्टम में मुझे रखना है, क्यूबिक सिस्टम में मुझे पैकिंग करनी है, और इस क्यूबिक सिस्टम में भी मैं 3 तरीके से पैकिंग कर सकता हूं। तो वो कौन कौन सी है मेजरली जो ज्यादा? एक सिंपल क्यूबिक वाला भाई, सिंपल क्यूबिक, एक आपका बॉडी सेंटर्ड वाला है, और एक आपका फेस सेंटर्ड वाला है। अब इन तीनों में अलग टाइप की पैकिंग हम करते हैं, तो उसी को देखेंगे। तो देखो भाई पैकिंग का सीधा सा कंसेप्ट ये निकल के आता है कि भाई ऊपर तो हम ये देखते हैं, देखो हमें भरने हैं एटम्स, तो हम पहले तो ये देखेंगे, अरे भाई पहले तो देखो ये है स्टूडेंट, एटम्स का मतलब क्या है? स्टूडेंट। और ये क्या भाई? क्लासरूम। तो हम ये देखेंगे भाई पहले तो क्लासरूम में कितने बच्चे आ सकते हैं, है ना। तो पहले हम क्या देखेंगे, सॉरी भाई इसको एक बार मैं करता हूं, ठीक है। सॉरी इसके लिए थोड़ा सा, है ना, मजे ले गए हमारे, है ना, कोई बात नहीं भाई, ले गई। चलो भाई, चलो चलो चलो, जल्दी से, मजे नहीं देने भाई इतने। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये भी आने दो, इसको आने दो, ठीक है। तो पैकिंग अमल में ये बता रहा था कि एटम स्टूडेंट है, एंड जो क्यूब क्रिस्टल सिस्टम है वो आपका क्या है? वो क्लासरूम है। तो भाई आप किस तरीके से बिठाते हो भाई? आप स्टूडेंट को कॉर्नर पे बिठाते हो, आप स्टूडेंट को कॉर्नर पे तो बिठाते हो, बॉडी पे भी बिठा देते हो। और आप क्या करते हो? कॉर्नर पे तो बिठाते ही बिठाते हो, बॉडी के सेंटर पे नहीं बिठाते, आप फेस के सेंटर पे बिठा देते हो। तो भाई पैकिंग एफिशिएंसी अलग अलग निकलेगी। तो पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि कितने एटम्स हैं, एक एटम की वॉल्यूम कितनी है, कितने एटम्स हैं, एक एटम की वॉल्यूम कितनी है, और बाई में इस क्यूब, इस कमरे की वॉल्यूम कितनी है ना, उसी से पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है कि कितना पैकिंग हुई है, तो मैं ये देखूंगा भाई इस कमरे की वॉल्यूम कितनी है, फिर मैं ये देखूंगा कि एक बच्चे की वॉल्यूम कितनी है, और फिर मैं ये देखूंगा कि कितने बच्चे हैं,
उस हिसाब से मैं देख लूंगा भाई 100 बच्चे आ सकते थे लेकिन 20 बच्चे बैठे तो पैकिंग एफिशिएंसी मैं क्या कह दूंगा 20% है, ऐसे यहां पे निकालेंगे। तो देखो भाई सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड एंड ये वाली इनकी बात हमें करनी है यहां पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप सभी को पता है कि एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक रिलेशन भी बता दी थी लास्ट क्लास में, अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एज लेंथ होती है वो आपका 2r के इक्वल होती है। किसके इक्वल? 2r। यहां पे a का मतलब यहां पे था एज लेंथ से और r का मतलब यहां पे था रेडियस से। किसकी रेडियस? एटम की रेडियस से, ठीक है जी। इतनी बात में समझ में आती है। दूसरी बात मैंने आपको बताया हुआ कि जो z इफेक्टिव होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए वो आपका 1 होता है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, इसीलिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे मेरे पास? 1। अब मुझे अगर निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी, तो वो कैसे? देखो ये वही बात है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको होनी ही नहीं चाहिए। ये भी मैंने आपको समझा दिया था लास्ट क्लास में, है ना, तो आपने देखा भी होगा वहां पे मैंने ये चीजें। तो यहां से आपका पता लग गया था कि a इज इक्वल टू 2r है, a इज इक्वल टू 2r है। अब यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं इसके आगे a इज इक्वल टू 2r हो गया, ठीक है। अब मुझे निकालनी पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं। तो हम ऊपर लिखते हैं भाई यहां पे, इसमें यार थोड़ी सी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है, करने दो भाई, परेशान करना भी बड़ा जरूरी होता है। हाँ ये देख लो भाई। अब अगर मैं बात करूं यहां पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं भाई? नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आप कहोगे 1, मैंने निकालना आपको ऑलरेडी बता रखा है ना। r डिस्टेंस है, ये a डिस्टेंस है, यहां पे ये भी मैंने बताया था कि एज लेंथ जो होती है वो 2r के इक्वल होती है, बिल्कुल सही है जी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी रही होगी? तो भाई अगर a एज लेंथ है, ये क्यूब है, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? a इंटू में a, तो आप क्या कहोगे भाई? a की क्यूब। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? a की क्यूब। यानी कि जिसमें आपको पैकिंग करनी है ना उसकी वॉल्यूम कितनी है? a की क्यूब है। a क्या है? यहां पे एज लेंथ है, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, बहुत ही सही बात समझ में आ रही। उसके बाद भाई किसकी पैकिंग करनी है? एटम की पैकिंग करनी है। तो भाई मुझे पैकिंग एफिशिएंसी जब निकालनी है तो मैं ये देखूंगा ना कि कितने एटम हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कितने होते हैं? 1। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1, और एटम जो है वो स्फीयर होता है, स्फेरिकल होता है, इसलिए उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? उसकी वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई r क्यूब। क्या हो जाएगी? 4/3 पाई r क्यूब। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ एटम्स, और एक एटम की वॉल्यूम ये आपको भरनी है, ठीक है। इतने एटम्स भरने, कहां पे भरने हैं जी? a की क्यूब में भरने हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस a को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि a जो होता है आपका वो 2r के इक्वल होता है, इसलिए इस a की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा। तो जैसे आप पुट करोगे 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, और यहां पे a की जगह आप क्या लिख दोगे? 2r, है ना। यहां पे आप क्या लिख दोगे? 2r का क्यूब। 2r का क्यूब कितना होता है जी? 8r क्यूब हो जाएगा। कितना? 8r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, ठीक है भाई। उसके बाद देखो ये इससे कट जाएगा 2 पे, है ना। तो कितना आ जाएगा भाई यहां से? अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी, तो कितनी आ जाएगी भाई? पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा π/6। कितना आ जाएगा? π/6। अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं, आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं कि कितने परसेंटेज ऑक्यूपाई हो गई है, तो इस π/6 की 100% ले लीजिए, 100%। तो यहां से आप पता कर पाएंगे कि कितने परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी। तो नियर अबाउट 52% इसका आंसर आएगा, 52%। अगर आप एक क्यूब में अगर आप उसकी फिलिंग इस तरीके से करते हैं कि एटम सिर्फ कॉर्नर पे रखते हैं, तो उस क्यूब का 56% पार्ट ही भर पाएगा। बाकी का जो पार्ट रहा होगा, है ना, 52 पॉइंट समथिंग होता है, वो एम्प्टी रहा होगा, खाली रहा होगा बाकी का पार्ट, ठीक है। यही मतलब होता है पैकिंग एफिशिएंसी का, ठीक है भाई।
तो इसको देख लेते हैं एक बार, ये भी यही बात बताएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हो गई, ठीक है, यहाँ पे 2r किया तो इन द टर्म्स ऑफ r 8r क्यूब हो गई। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वन एटम इन सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में आपका क्या हो जाएगा भाई 4 पाई r क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज दिस, इसका मतलब 100% है ना, तो 100% ही हो। तो अब आपने क्या किया, देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय द स्फेरिकल, कितने स्फीयर ने ऑक्यूपाई की है, तो वो आ गया भाई एक नहीं की है, क्योंकि एक ही होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां से हमने क्या किया, ऊपर हमने किया 4/3 पाई r क्यूब और नीचे हमें किया 8r क्यूब। इसको जब हमने सोल्व किया तो यहां से 52.4% हमारा करेक्ट आंसर आ गया। इन द टर्म ऑफ पाई, पाई की टर्म में कितना आ गया था, तो पाई की टर्म में ये आपका π/6 आ गया था। काफी बार आपको ऐसे लिखा मिलता है, काफी बार आपको परसेंटेज नहीं, और काफी बार बोलेगा कि बताओ परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलेगा, परसेंटेज इन एम्प्टी स्पेस इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप क्या करोगे, इस 100 में से ये वाला माइनस कर देना, तो आपके पास एग्जैक्ट आ जाएगा, है ना, कि कितना 47.6% खाली। अरे क्या अच्छी पैकिंग की है क्या, अरे भाई एक पूरा डब्बा था, है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि क्या था भाई, आपको बोर्ड वालों ने एक पेज दिया भाई भरना है, और आपने क्या किया, उस पेज को आधा भरा, तो आप क्या अच्छे आधे ही नंबर मिलेंगे, फिर आपको आधे ही नंबर मिलेंगे। तो ये कोई अच्छी पैकिंग नहीं हुई, है ना। फिर भी ध्यान में रखना इस पैकिंग को। पैकिंग फ्रैक्शन समझ में आ गया सभी को कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बोर्ड वाले बच्चे ज्यादा ध्यान दें, है ना, सिलेबस बोर्ड वाले जो बच्चे हैं सिलेबस वाले वो ज्यादा ध्यान दें। कंपटीशन वाले बस डाटा याद रखें कि 52% होती है, निकालते कैसे बिल्कुल याद रखें, ये रिलेशन याद रखें, बार बार पूछा जाएगा ये रिलेशन आगे। तो मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे हमने किया है। तो देयरफॉर वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड, वॉइड, वॉइड क्या मतलब होता है, वॉइड वो जगह होती है जहां पे कोई एटम्स नहीं होता, खाली जगह, उसको वॉइड बोल देंगे। तो वो कितनी हो जाएगी भाई 47.6%, 47.6%। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी, है ना, बॉडी सेंटर्ड में। तो देखो यार, जब भी पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो, जब भी आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो, तो 2-3 बातों का बड़ा ध्यान रखें। कैसे भाई, एक तो आपको इस बात का ध्यान में रखना कि बीसीसी में जो आपका एटम्स होते हैं वो कहां कहां पे होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 2, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 2। दूसरी बात मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि यहां पे जो आपका R की वैल्यू होती है ना, A की वैल्यू जो होती है A की, है ना, वो किसके इक्वल होती है भाई, A की वैल्यू होती है आपका 4/√3 और इज इक्वल टू R, है ना। ये आपकी A की वैल्यू होती है। कैसे होती है मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। बस अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर लिखिए नंबर ऑफ एटम्स, तो आप लिखोगे 2। उसके बाद आप यहां पे लिखोगे एक की वॉल्यूम कितनी होती है, आप लिखोगे 4/3 पाई r क्यूब, और उसके बाद आप यहां पे लिखोगे A की क्यूब। तो A क्या है यहां पे, A इन द टर्म ऑफ R मैं ये लिख देता हूं क्योंकि मुझे कैंसल आउट करना है मुझे, तो इसको मैंने कर दिया क्यूब, ठीक है। तो जो चीजें कटती है काट दो। सबसे पहले देखो भाई, इसको मैं एक बार लिख देता हूं अच्छे से, ये आपका 2 इंटू में 4/3 आ गया, उसके बाद पाई r क्यूब हो जाता है। अब इसका अगर आप क्यूब करोगे तो 64, इसका क्यूब 4 का है 64, इसका अगर आप क्यूब करोगे तो 3√3 कितना आ जाएगा 3√3, और ये कितना हो जाएगा भाई आपका, ये भी r क्यूब हो जाएगा। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। एक इस 3 से एक ये वाला 3 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, और इससे ये जाएगा 8 पे, कितने पे जाएगा 8 पे। तो इसको जब आप सोल्व कर रहे होगे मेरे हिसाब से जो एग्जैक्ट आएगा वो 3π/8 आ जाएगा, 3π/8। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो इनटू, अगर आप इसकी परसेंटेज निकालते हैं, है ना, इसको एक बार एग्जैक्ट देख लेना भाई, कैलकुलेशन में मेरी मिस्टेक हो सकती है, मैं खुद कह रहा हूं, ठीक है। तो इसको अगर आप निकालोगे तो 68% पैकिंग, इसका मतलब यहां पे पैकिंग अच्छी की गई है ना। देखो कॉर्नर तो भरी भर दिए थे, अब बॉडी वाले ने भी तो बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया ना। जो बॉडी के ऊपर आपने एटम रखा उसने तो बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, इसीलिए इसका पैकिंग फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ जाता है। इसका मतलब बीसीसी अच्छी पैकिंग है एज कंपेयर टू एससीसी, सिंपल क्यूबिक से तो अच्छी पैकिंग लग रही है दिखने में, तो ठीक है भाई। कैलकुलेशन आप एग्जैक्टली देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो ठीक ही लग रही है मुझे तो, है ना, कोई बात नहीं, बाकी अभी आ जाएगा।
तो परसेंट यहां पे ये तो ऑक्यूपाइड स्पेस है, अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो जाएगा भाई, वो 32% हो जाएगा। इसका मतलब बीसीसी वाली पैकिंग तो अच्छी है जी, बीसीसी वाली पैकिंग अच्छी है, यस बिल्कुल अच्छी है। तो यही बात मैं आपको यहाँ पे एनिमेशन, ये बीसीसी हो गया भाई, है ना। उसके बाद ये ए बी सी ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि ए जो होता है वो 4r/3 इसके इक्वल होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इन दी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इज 2 ड्यू टू 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1 + 1, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एटम्स हो गए 4/3πr³। उसके बाद वॉल्यूम हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। इसको बस डिवाइड करना। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का मतलब ही क्या होता है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 2 स्फीयर इनटू में 100 में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो बिल्कुल हमने किया इसको। तो ये देखिए यहां से जब आप सोल्व कर रहे होगे तो बिल्कुल वही आ रहा भाई आपका 3π/8। इसको भी याद रखिएगा, √3π/8, या इसको सोल्व करके भी आपको दे सकता है फर्दर, आप याद रखिएगा। तो ये जो आ जाएगी आपकी, देखो √3 की वैल्यू होती 1.732 और पाई की वैल्यू ये वाली लेनी है आपको। तो यहां से जब आप देखोगे 67.9 को मैं 68% बोल सकता हूं नियर अबाउट। तो यहां पे 68% पैकिंग होती है बीसीसी के अंदर, तो ये भी काफी अच्छी पैकिंग। तो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, 32%। तो ये किसकी बात की, बीसीसी की, है ना, बीसीसी की बात की। उसके बाद बात करते भाई फेस वाले की। तो फटाफट से मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। फेस में जो एटम्स होते हैं वो आपका कॉर्नर प्लस में फेस के सेंटर पे होते हैं। तो यहां पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। और उसके बाद यहां पे जो आर की वैल्यू निकलती है, आर, तो देखो हमें पता है कि 4r किसके इक्वल आया था, आर के ना निकाल के ए की निकालो, क्योंकि हमें तो ए की जरूरत पड़ेगी ना। तो यहां पे देखो भाई, तो हमें यह बात समझ में आ गई थी कि जो √2a होता है वो 4r के इक्वल होता है। तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2√2r के इक्वल। a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2√2r के इक्वल आ जाएगी। बस अब सिंपल सी इतनी बात करनी है यहाँ पे, बहुत ही आसान टॉपिक होता है। लेकिन जो भी बच्चे सिलेबस का एग्जाम लिखेंगे, बोर्ड का एग्जाम जिन्होंने देना है, तो वो इसको काफी डिटेल में लिखे, एक एक चीज एक्सप्लेन करे कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 क्यों होते हैं, वो बताए पूरी कहानी 4 क्यों होते हैं, ये रिलेशन कैसे आया वो बताएं, कि भाई ऐसे ऐसे बॉक्स बना के, डायग्राम बना के बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी है। यह तो मैं आपको बस समझा चुका हूं इसलिए, लेकिन आपको जैसे पीपीटीज में लिखा हुआ है आपको ऐसी ही एक्सप्लेनेशन देनी है बोर्ड वाले बच्चों को, ठीक है। कंपटीशन वाले बच्चों की तो अलग ही बात होती है, ठीक है। तो ये बात आ गई भाई। तो यहां पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 हो जाते हैं। एक की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, 4/3πr³, 4/3πr³। और नीचे आप क्या करोगे, ए का क्यूब, एक ए कितना है, 2√2r का क्यूब। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, तो ऊपर पड़ा रहने देते जो भी है। 4 × में 4/3πr³ हो गया यहां पे। इसके बाद देखो इस 2 का कितना हो जाएगा, इस 2 का 8, और इस √2 का कितना हो जाएगा, 2√2, और इसका कितना हो जाएगा, r³। इससे ये कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल। उसके बाद भाई इस 8 से ये 8 कैंसिल, ठीक है, इस 8 से ये 8 कैंसिल। उसके बाद क्या जाएगा, π/this, ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसकी एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो इसकी मतलब परसेंटेज, तो 74% इसका करेक्ट आंसर आएगा। कितना, 74% इसका आंसर आएगा, 74%। एम्प्टी स्पेस कितना रह जाएगा यहाँ पे, 26%। इसका मतलब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि बताइए एफसीसी, बीसीसी एंड एससीसी में सबसे अच्छी पैकिंग कौन सी है, तो आप कहोगे जी एफसीसी सबसे अच्छी पैकिंग है, बहुत ही अच्छी पैकिंग है, 74%। 74% तो बहुत अच्छे मार्क्स भी होते हैं और बहुत अच्छी जो आपका जो पैकिंग भी काफी अच्छी है। तो भाई जो एफसीसी की पैकिंग होती है वो 74% होती है। आइए इसको इन द पीपीटीज देखते हैं कैसे, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो ये भाई देखो, ये रिलेशन मैंने आपको निकालनी बता दी थी, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं, आपका टाइम बचे, है ना, कि ये डिस्टेंस ए है, ये भी ए है। इसको पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, √2a आ जाएगा, ठीक है। तो इन दी अबव फिगर लेट द यूनिट सेल, तो ये मैं आपको समझा चुका हूं, इसमें कोई ज्यादा बताने वाली है ना। तो ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, तो मेरे हिसाब से इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। वी नो दैट इन सीसीपी, सीसीपी का मतलब है क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, ये आगे आएगा जब मैं आपको काफी डिटेल में पैकिंग पढ़ाऊंगा वहां पे, ठीक है।
और FCC, the effective number of atoms is 4 as there are 8 corner and 6 face center occupied। बिल्कुल सही है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। the effective contribution 4 होता है, मैं आपको समझा चुका हूं, इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये भी बात समझ में आती है। as there are 4 sphere effectively volume of this, तो कितनी, अगर 4 स्फीयर है तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 4 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल सही है। सिंस ए की वैल्यू ये है तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन द टर्म्स ऑफ आर ये हो जाएगी। तो यहां से हमने इसको सोल्व किया तो फर्दर हमारी जो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी वो ये आ गई जी, ये है ना, फ्रैक्शन में कितनी आ गई 0.74, परसेंटेज निकालोगे 74%, एम्प्टी स्पेस निकालोगे कितना, एम्प्टी स्पेस 26%, एम्प्टी स्पेस कितना 26%। आ जाओ जी, इसको पूरा एक जगह पे लेके आते हैं, सारी चीजों को देख लेना, समझ लेना अच्छे से। सबसे पहली बात हम करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, एज लेंथ ए है अगर यहां पे, तो रेडियस ऑफ एटम कितनी हो जाएगी a/2, रेडियस ऑफ एटम r। क्यों, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जो a होता है आपका वो 2r के इक्वल होता है, इसका मतलब r किसके इक्वल हो जाएगा, a/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी हो जाएगी, a का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन द यूनिट सेल वो कितनी हो जाएगी, इतनी। ये कैसे हो गई, मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन अगर इन द टर्म्स ऑफ पाई पूछे तो π/6 होता है, इन द टर्म ऑफ परसेंटेज पूछे तो 52% होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कितने डिस्टेंस पे, मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है भाई, a डिस्टेंस पे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नियरेस्ट नाइबर a डिस्टेंस पे होते हैं और ऐसे 6 होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं BCC की बात करूं तो यहां पे एज लेंथ a होगी, और ये आपका 4/3 है ना, √3a/4, ये आपका रेडियस आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी, ये a क्यूब है ना, ये आपका जो पैक किया है 68%। यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है, और ये कितने डिस्टेंस पे होता है भाई, ये आपका √3a/2 डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, √3a/2 डिस्टेंस पे होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं FCC की, तो FCC में क्या होता है, a की वैल्यू ये रही जी, ये रही, r की वैल्यू ये 74%, यहां पे 12, और ये कितने डिस्टेंस पे होता है भाई, ये आपका a/√2 डिस्टेंस पे होता है, a/√2 डिस्टेंस पे होता है। अब ये क्या आ गया जी, ये क्या गया, हेक्सागोनल यूनिट सेल HCP। तो ये मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसकी भी पैकिंग 74% ही होती है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें अलग भी होती हैं, ऐसा नहीं है ना, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू जो ये है हेक्सागोनल के लिए ये होती है, ठीक है। वो मैं आगे, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा भाई, इसको मैं आगे काफी डिटेल में, है ना, अभी इसलिए कि आपको माइंड में रहे, ठीक है। जेईई एडवांस वाले बच्चों, यहां पे जेईई एडवांस में ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ आया था भाई, है ना, जेईई एडवांस वाले बच्चों, इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ आया था काफी डिटेल में, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। मुझे तो अभी 2D में भी पढ़ानी है कि जब 2D स्क्वायर प्लेनर आएगा, 2D स्क्वायर प्लेनर आएगा तो उसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलती है, तो वो सारी एडवांस बातें मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ा रहा हूं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, है ना, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये टेबल याद हो, और बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैंने बता दिया कि आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर करके लिखनी है, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, फिर जाके आपने फाइन, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए जी, बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं कुछ MCQs, यस वेरी गुड। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r फॉर BCC, तो क्या भाई a = 2r होता है, नो, ये तो सिंपल के लिए होता है ना। उसके बाद देखो भाई a नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये रहा, ठीक है। अब बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर। अरे बिल्कुल सिंपल है भाई, C इज द करेक्ट आंसर। कैसे निकाला जी, मैं दोबारा से बता देता हूं फटाफट से, एक बार टाइम लगेगा। BCC में देखो भाई, बॉडी, ये बॉडी का सेंटर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये आपका जो होता है ये 3 क्यूब A होता है, 3 क्यूब A, है ना, तो √3a होता है, ये आपका बॉडी का डायगोनल, इसको हम पुट करेंगे 4r के इक्वल, तो r की जो वैल्यू आ जाएगी यहां पे, है ना, a की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4r/√3, तो C इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई, देख लो, बहुत ही आसान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय FCC इन परसेंटेज, है ना, 74%, डायरेक्ट आना चाहिए 70, 52.4 सिंपल में होती है, 68 BCC में होती है, 76 नहीं होती, हाँ 74 होती है। D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल R किसके इक्वल होता है, R किसके इक्वल, a/2, क्योंकि 2a जो होता है वो 2r के इक्वल होता है, तो R a/2 के इक्वल होता है, तो R किसके, a/2,
बिल्कुल पहला ही आंसर होगा, आप देख लीजिएगा, चाहे पहला ही आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई आगे, वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड कितनी, ऑक्यूपाइड कितनी थी 52.4 और अनऑक्यूपाइड कितनी हो जाएगी वो हम देख लेते हैं फटाफट से। 26% नो, 74% नो, 46.7% एंड 47.4%। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 47.6% इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आ जाएगा वो डी आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉपर क्रिस्टलाइज। अच्छा जी, क्वेश्चन आ गए भाई, ये तो फिर ओहो नहीं, क्वेश्चन ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं, मैं समझाता हूं इसको मैं समझाता हूं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है, बहुत ही बेसिक। कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस, कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस, द लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज दिस। तो बताइए कि रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ कॉपर एटम। तो भाई आप सभी को पता है कि भाई यहां पे एस लेंथ की वैल्यू कितनी दे दी है 3.63 एंगस्ट्रॉम, और हमें पता है कि भाई 4r किसके इक्वल था भाई, तो r की वैल्यू आई थी अगर आपको याद हो 2√2 इज इक्वल टू ए। ये किसके लिए आई थी, एफसीसी के लिए आई थी, एफसीसी के लिए ये। तो रेडियस पूछिए भाई, रेडियस किसके को लिखोगे 2 इंटू में इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इतनी होती है, ए की वैल्यू आपको गिवन है ना, ये रही जी। अगर आप देखो बोर्ड वाले बच्चे कैसे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो भाई इसको भी लगभग आप 1.5 मान लो, इसको भी लगभग 1. इसको आप 3.5 मान लो, और ये 2, ये 3 हो जाएगा, और ये 3 का 3 9, तो लगभग 9 के आसपास आंसर आना चाहिए, लगभग 9 के आसपास आंसर आना चाहिए। लेकिन यहां पे तो कुछ गड़बड़ हो रही है भाई, 9 के आसपास आंसर आना चाहिए था, नहीं सॉरी, ये देखो ये आपका 3.5 है और ये आपका 3 पे जाएगा, तो इसमें कहीं मेरे हिसाब से कैलकुलेशन ना हो गई हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। कोई नहीं, मेरे हिसाब से तो एफसीसी है ना, यही करेक्ट है भाई, ये करेक्ट है बिल्कुल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, एंगस्ट्रॉम में आपको आंसर चाहिए, तो फिर ये हो सकता है कि इसका आंसर ये बने। अभी देख लेते हैं भाई, एग्जैक्ट हमारे पास इसका आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कि इसका जो आंसर है वो आपका, ओके, ओहो ये मिस्टेक की हमने, ठीक है ना, तो ये मिस्टेक हमने की है। एक मिनट भाई, दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए भाई हमारे को पता है कि जो हमारा 4r होता है वो किसके इक्वल होता है, 4r हमारा जो है √2a के इक्वल होता है। 4r किसके इक्वल होता है, √2 के। तो हमें r निकालना भाई, r किसके इक्वल आ जाएगा भाई, आपका देखो ये √2 और बाई में करेंगे यहाँ पे 4, इसको जब आप देख रहे होगे तो ये आएगा, ये रहा। वही तो मैं कहूं कि मिस्टेक हुई है हमारी कहीं से, है ना। वो जो थी, वो जो आपका, वो किसके लिए होती, वो ए के लिए, ए की वैल्यू होती है आपका 2√2r, वो ए की वैल्यू होती है। ए जो होता है वो इस आर का डबल होता है, ठीक है। अरे ए बड़ी रही होगी यार, आर छोटी रही होगी, सीधी सी बात है। तो ये आना था भाई, यहां पे आपको पुट करनी थी, यहां पे ए की वैल्यू पुट करनी थी, ये वाली वैल्यू आप पुट करते तो आंसर निकल जाता है यहाँ पे। तो ये मिस्टेक नहीं करनी भाई, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। आप चाहे लिख के देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये अब देखो, जो एफसीसी के लिए जो आर होता है वो ए बाई में 2√2 होता है। यहां से सोल्व किया तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ गया वो 3 आ गया भाई। करेक्ट आंसर क्या आ गया, 3 वाला। समझ में आ गया सभी को। ऐसे ही बीसीसी के लिए पूछ सकता है, ऐसे ही एससीसी के लिए पूछ सकता है, तो याद रखिएगा भाई। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो है डेंसिटी का। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा पैकिंग, ये 3 ही पढ़ाएंगे अभी, बाकी आपको जब क्यूबिकल क्लोज पैकिंग पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको चीजें समझ में आएंगी काफी अच्छे से। तो नेक्स्ट ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। फॉर एग्जांपल ये भी मैंने वही, है ना, तो क्या कि आप 12th से लग जाइए, और जो नेट गेट के एग्जाम होते हैं काफी हायर लेवल पे, एमएससी के बाद एग्जाम होते हैं, वहां पे भी इसके क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी की सीधी सी डेफिनेशन किसी भी बच्चे को पता मिलेगी कि डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है जी। वॉल्यूम किसकी, अरे भाई आपका जो क्रिस्टल रहा होगा उसकी वॉल्यूम कैसी हो सकती है भाई। क्यूबिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ए क्यूब रही होगी, अगर क्यूबिकल सिस्टम पढ़ रहे हो तो ए क्यूब रही होगी। और ए क्या है यहां पे, ए आपकी एज लेंथ है, ए क्या है यहां पे आपकी एज लेंथ है, ठीक है। अब ये क्या चाहिए,
है ना, मास, किसका मास भाई, एटम का मास। एटम का मास कैसे निकालते हैं, है ना, तो आपको पढ़ाया जाता कि अगर आपके पास Na एटम्स होते हैं ना, अगर आपके पास Na एटम्स होते हैं तो उसमें आपका ग्राम एटॉमिक मास होता है, या मॉलिक्यूलर मास होता है, या आपका मोलर मास होता है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स में, अन्य एटम्स में आपके पास इतना मास होता है, m मास होता है, मोलर मास। एक एटम का मास कितना रहा होगा, तो आप कहोगे कि ये है m है, जो उसको डिवाइड कर दो Na से, है ना, m जो है उसको डिवाइड कर दो Na से। और कितने एटम्स होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, तो यह आप अगर बात करोगे ना कि यहां पे मास ऑफ, है ना, मास, किसका मास, एटम्स का, कितने मास है, तो आप लिखोगे Z। Z एटम्स हो सकते हैं, और एक एटम का मास कितना हो सकता है, तो आप लिखोगे Ma ना, M मतलब मोलर मास बाई में Na। इसको आप पुट करोगे यहां पे, और वॉल्यूम आपके पास है, तो आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। देखिए भाई, यही बात यहां पे भी एक्सप्लेनेशन की गई है ना। It can be calculated as a density of unit cell by the following formulas। तो डेंसिटी का जो मतलब होता है वो होता है मास ऑफ ऑल एटम्स इन द यूनिट सेल, कि भाई यूनिट सेल में एटम्स कितने हैं, है ना, एटम्स कितने हैं और एक एटम का मास कितना है, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही तो डेंसिटी होगी, है ना। उसके बाद देखो भाई हमारे पास यहाँ पे n एटम्स है, फॉर एग्जांपल कितने एटम्स है, n एटम्स है, इसी को मैं Z लिखता हूं, बस ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद m नोट क्या हो गया भाई, m नोट का मतलब है मोलिकुलर मास ऑफ द क्रिस्टल, मोलिकुलर मास ऑफ द क्रिस्टल, है ना। Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, इसकी वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए, है ना, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स, ये होता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, उसके बाद ये आपकी वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम भाई, यूनिट सेल की। यूनिट सेल हम यहां पे ज्यादातर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं, तो A का क्यूब हमने कर दिया। इसकी जो यूनिट है, डेंसिटी क्या होती है भाई, है ना, मास है, और वॉल्यूम तो यूनिट क्या रही होगी, ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब रही होगी, तो ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यहां पे हालांकि आपको अलग अलग यूनिट्स मिल सकती हैं, तो उन यूनिट्स का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो भाई n का मतलब यहां पे आपका नंबर्स ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, A का मतलब होता है यहां पे एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, MO का मतलब होता है मोलिकुलर मास, Na का मतलब ये रहा, M नोट एंड A आर गिवन इन द ग्राम एंड सेंटीमीटर अगर हो, तो फिर हमारा सिंपल ये वाला फार्मूला बन जाएगा, फिर हमारा सिंपल वाला फार्मूला ये बन जाएगा। अगर पिकोमीटर में गिवन हो भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना, पिकोमीटर में भी गिवन हो सकता है, तो फिर वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको आनी चाहिए यूनिट्स। तो भाई देखो, जैसे अगर मैं डेंसिटीज आपको दिखाऊं, फिर न्यूमेरिकल्स पे आऊंगा, बहुत टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बहुत टाइप के, मैं सारे बताऊंगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में n की वैल्यू होती है 1, है ना, A की वैल्यू होती है ये, तो ये आपका हो गया भाई यहां पे, है ना, मास डेंसिटी, यहां पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है इसलिए m नोट Na और A की क्यूब, है ना, इस A की जगह भी आप 2r पुट कर दोगे तो ये आ जाएगी डेंसिटी। तो ये डेंसिटी इन द टर्म ऑफ A है, डेंसिटी इन द टर्म ऑफ A, और ये जो आपकी डेंसिटी इन द टर्म ऑफ R है, ये आपका डेंसिटी इन द टर्म ऑफ R है। इसी प्रकार BCC में एटम्स होते हैं 2, A की वैल्यू होती है ये, तो ये आ जाएगा भाई आपका किसके लिए, डेंसिटी इन द टर्म ऑफ A। अगर आप चाहते हो डेंसिटी इन द टर्म ऑफ R तो आप निकाल लोगे। ठीक है भाई, HCP फिर से मैं कहूंगा कि आप यहां पे रहने दीजिए, HCP की बात हम बाद में ही करेंगे काफी अच्छे से। एक बात जरूर नोट कर सकते हो कि HCP में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 होते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 होते हैं। ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, मुझ पर छोड़ दो, मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये बात भी मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट्स को। अब देखो यार, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। देखो यार, मैं एक बार फार्मूले पे चलता हूं दोबारा से। तो फार्मूला है कि डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू में आप यहां पे करोगे M, यहां पे आप करोगे Na, और यहां पे आप करोगे A की क्यूब। तो सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, आपको Z देंगे,
जेड आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, इनडायरेक्ट देंगे। इनडायरेक्ट का मतलब है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है भाई 1, है ना। जो बीसीसी होता है उसके लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2, और जो एफसीसी होता है उसके लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो होती है 4, और जो एचसीपी होता है उसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 6। तो ये आपको इनडायरेक्टली दिया जाएगा। वो बोलेगा एफसीसी टाइप की क्रिस्टल लैटिस है, बीसीसी टाइप की है, एफसीसी टाइप की है, या फिर एफसीसी की जगह कई बार सीसीपी लिखा मिल जाए तो समझ जाना कि एफसीसी है। सीसीपी का मतलब भी एफसीसी समझ जाना आप, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन यहां पे फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनेगा कि आपको ये देगा डायरेक्टली, ये तो आप मतलब आपको इनडायरेक्टली देगा। मास आपको डायरेक्ट लिखा होगा कि इसका मास इतना होता है, एवोगाड्रो नंबर का सभी को पता है, देने की जरूरत नहीं है। और ए की वैल्यू, इस ए की वैल्यू भी आपको गिवन होगी, एज लेंथ की वैल्यू आपको गिवन होगी। कई बार क्या करता है, एज लेंथ ना देके रेडियस ऑफ एटम दे देता है। क्या दे देता है कई बार? रेडियस ऑफ एटम। तो आपको क्या करेगा, डायरेक्ट एज लेंथ नहीं देगा, आपको रेडियस ऑफ एटम देगा। तो अब आपको उस रेडियस का और एज लेंथ का रिलेशन तो पता ही है, पर्टिकुलर लैटिस के लिए आपको उस रेडियस का और एज लेंथ का रिलेशन तो पता ही है। तो आप वहां से क्या निकालोगे, ए निकालोगे। आप वहां से क्या निकालोगे, ए। और जब ए निकल जाएगा यहां पे पुट करोगे, स्पेशली इस ए की यूनिट, इस ए की यूनिट काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो इस ए की यूनिट आपको काफी अच्छे से देखनी है कि पिकोमीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है। एग्जामिनर ने एज लेंथ किस में दी है और एग्जामिनर आंसर किस में पूछ रहा है, तो इस बात का बहुत ही ध्यान देना आपको। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या, सिंपल डेंसिटी निकालेगा। सिंपल बोलेगा कि डेंसिटी बताओ क्या होगी, ठीक है जी। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इसको रफ कर दें, इसको रफ कर देते हैं भाई। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आएगा यहां पे, अब आपको क्या है कि दोबारा से फॉर्मूला लिखता हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू में एम इज इक्वल टू आपका एन ए और इज इक्वल टू आपका ए का क्यूब। अब आपको क्या देगा भाई, अब आपको मान लो कि डेंसिटी देगा, ठीक है, मास देगा, एन ए तो पता ही होता है, ये आपको देगा, बोलेगा, है ना, पता क्या कैसे क्वेश्चन आएगा। अब आपसे बोलेगा कि बताओ टाइप ऑफ यूनिट सेल। क्या बोलेगा, जेड की वैल्यू इनडायरेक्टली निकलेगा, बोलेगा टाइप ऑफ यूनिट सेल। बताओ कि यूनिट सेल किस टाइप का है। बीसीसी है, ऑप्शन में लिखा मिलेगा, सिंपल है, बीसीसी है, क्या है, सिंपल में ऐसे लिखा मिलेगा। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पूछेगा, इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, जेड। क्या निकालना पड़ता है भाई, जेड की वैल्यू निकाल लेना। फॉर एग्जांपल अगर जेड की वैल्यू 4 आ जाती तो आप कहोगे एफसीसी, क्या है, एफसीसी आ जाएगी। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, क्या आ गई होगी भाई, बहुत अच्छी बात है। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये। थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसा भाई, जो डेंसिटी है ना, उसके बाद जेड इंटू में एम, उसके बाद आपका एन ए, उसके बाद अब आपका आएगा ए की क्यूब, ठीक है, ए की क्यूब। अब आपको क्या दे दिया भाई, मान लो इसमें अब आपको डेंसिटी भी देगा, जेड भी आपको देगा, एन ए पता ही होता है, ए भी देगा। अब बोलेगा कि बताओ भाई किस टाइप की लैटिस है। आपको अब बोलेगा बताओ कि भाई ये जो M है ये कौन सी लैटिस, किसकी लैटिस रही होगी। फॉर एग्जांपल ऑप्शन में लिख देगा NaCl, KCl, ये वो लिख देगा। अब आपको क्या है कि इनका मास तो निकालना आता ही, आपको इनका मास तो आपको निकालना आता ही है, तो फिर आपको टिक करना पड़ेगा। कहने का मतलब है मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास आपसे निकलवा सकता है डेंसिटी देके। उसके बाद भाई फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे वो ये बनता है कि डेंसिटी Z इंटू में M, यहाँ पे Na और यहाँ पे आपका A की क्यूब। डेंसिटी आपको देगा, Z आपको देगा, M आपको देगा, Na, इस A की वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इस A की वैल्यू पूछ सकता है, R की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है, एंड आपसे सरकमफेरेंस पूछ सकता है भाई जो है, या फिर आपसे एरिया पूछ सकता है, कुछ भी पूछे। ये R की वैल्यू निकालनी आ गई तो आप कुछ भी निकाल पाओगे, है ना। तो ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद भाई आपसे इस R की तो वैल्यू पूछे ही पूछेगा, और इसके अलावा आपसे जो चीजें पूछी जा सकती हैं वो नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस कितना है, नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस कितना है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये थी पूरी डेंसिटी की कहानी। अब मेन कहानी तो आपको न्यूमेरिकल से समझ में आएगी, तो मैं डायरेक्ट चलता हूं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, वहां से आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहां पे लिखा हुआ है, Niobium is found to crystallize in BCC structure and found to have density is this. Determine the atomic radius of niobium. Its atomic mass is this. Very good. बहुत ही देखो, सबसे पहले ना आपको इस वर्ड के ऊपर फोकस करना है। जैसे ही आपको BCC दिख जाए समझ जाना कि यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी होगी, 2। Z की वैल्यू कितनी होगी, 2।
उसके बाद आपको डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है जी। एटॉमिक रेडियस निकालनी है, मास आपको दे दिया है। एटॉमिक रेडियस कैसे निकालें जी? अरे एज लेंथ निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे जी। और एज लेंथ का, और एज लेंथ है ना जो आपका 4r किसके इक्वल होता था भाई? √3a के इक्वल होता है ना। r की वैल्यू किसके इक्वल होती है? √3a/4 इज इक्वल टू a। आप इस फार्मूला से a की वैल्यू निकाल लीजिए, इस a की वैल्यू से r निकलाएगी। तो आपसे तो यही पूछे नहीं कि एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम इसके बारे में बताना, तो बिल्कुल आराम से बता देंगे। मास आपको गिवन, फार्मूला क्या होता है जी? देखो डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू में m, यहां पे Na और यहां पे a का क्यूब। तो डेंसिटी आपको गिवन है, जेड आपको 2 हो गया, आपको मास गिवन है, और आपका एवोगाड्रो का पता, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू निकालते हैं जी, आओ फटाफट से। तो सबसे पहले देखो भाई, ये बताया गया कि 1 सेंटर बीसीसी है, इसमें इतना जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बीसी स्ट्रक्चर, जेड की वैल्यू 2, डेंसिटी आपको गिवन है, एटॉमिक मास आपको गिवन है। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? एटॉमिक रेडियस। ऐसे आपको सोचना है, वो बता रहा है एग्जामिनर कि ऐसे आप सोचो यार इसको, है ना। बोर्ड वाले बच्चे स्पेशली ऐसे ही लिखे भाई, है ना। फॉर्मूला क्या होता है भाई? डेंसिटी का ये होता है, मैं आपको ऑलरेडी समझा ही चुका हूं। तो सॉल्यूशन क्या आएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ये रहा जी। तो डेंसिटी में हमने ये सब पुट किया यहाँ पे डाटा, देखो a एज लेंथ आ गया। तो हमें a क्यूब चाहिए, तो क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाई में क्या कर दोगे? डेंसिटी इंटू में Na। तो हो गया, जेड की वैल्यू 2 पुट की, ये हमने मास पुट किया, यहां पे 8 पॉइंट और यहां पे एवोगाड्रो, ठीक है। यहां से आप जब सोल्व करोगे तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी किसके लिए भाई? a की जो वैल्यू आएगी आपकी, यहां पे देखो ये कैलकुलेशन, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई भाई। a की वैल्यू कितनी आ गई? इसका 1 क्यूब और इसका भी। तो यहां से देखिए इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास a की, वो ये इसका 1 क्यूब 1/3 करोगे, और इसका 1/3 ऑलरेडी कर चुके हैं। सी एंटीलॉग वैल्यू ऑफ, इसकी एंटीलॉग वैल्यू अगर आप लोगे तो देखो ये 3 आगे आ जाएगा 1/3 और लॉग ये, ठीक है। उसके बाद 10 की पावर -8 हो जाता है। इसकी वैल्यू जब आप सोल्व कर रहे होगे यहां से, तो यह आ गई, इसकी वैल्यू ये रही। एग्जैक्ट जब आप निकालोगे यहां से, तो हमारे पास जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ गई जी ये, इंटू में 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो ये a की वैल्यू आ गई। हमसे तो a पूछा ही नहीं था, हमसे क्या पूछा था? हमसे तो r पूछा था, रेडियस ऑफ एटम पूछा था। तो हमें पता है कि जो हमारा r होता है वो किसके इक्वल होता है भाई? √3a/4, √3a/4 होता है। आ जाओ भाई, √3a/4। a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, और b की वैल्यू आपको, है ना, सॉरी, a की वैल्यू आप पे आ चुकी है। तो आपको क्या निकालना था? यहाँ पे रेडियस निकालनी थी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, वो कितना आ जाएगा भाई? वो आ जाएगा ये वाला, कितना? ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 1.43 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब था। तो ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन था? ए से आपको एज लेंथ, आपसे रेडियस निकलवाई थी। समझ में आ गई बात? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको काफी क्वेश्चन करवाएंगे जो भी आपको अप्रोच मिलेगी। एन एटम क्रिस्टलाइज इन एफसीसी क्रिस्टल लैटिस हैज डेंसिटी दिस। डेंसिटी दे दी आपको, क्या दे दिया? डेंसिटी दे दी है। एफसीसी दे दिया तो जेड भी दे दी है, Na की वैल्यू भी दे दी है। Na की वैल्यू पता ही है। इसमें मतलब यहां पे फिर पंगा किसका पड़ेगा? एज लेंथ भी आपको दे दी है, एज लेंथ भी आपको दे दी, मास नहीं दिया इस बार। क्या नहीं दिया? मास नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, यहां तक समझ में आता है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ क्रिस्टल। 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे वो निकालिए इस क्रिस्टल में। अच्छा जी, ऐसे कैसे निकाले भाई? पहले मास निकाल लो, जितना मास निकालोगे वो उसका मॉलिक्यूलर ग्राम एटॉमिक मास आएगा। उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स रहे होंगे, उतने ग्राम के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स रहे होंगे, और हमें तो 1 ग्राम का निकालना है, तो बड़ा आसान हो जाएगा भाई निकालना। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। तो देखिए एन एटम क्रिस्टलाइज, तो यहां से देख लेते हैं फटाफट, मैं समझा देता हूं आपको, एक बार अप्रोच दे देता हूं, बाकी हम देखेंगे। यहां से जेड की वैल्यू आपकी 4 आ गई है, जेड की वैल्यू, डेंसिटी आपको दे दी है, यूनिट सेल। एक चीज देखना, जो बच्चे प्रॉब्लम आती है जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा, वो क्या है? यहां पे एज लेंथ पिकोमीटर में दी है, और स्टूडेंट्स जल्दबाजी में इसी पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई ये एज लेंथ आपको पिकोमीटर में गिवन है, लेकिन डेंसिटी आपको सेंटीमीटर में गिवन है। इस बात का बहुत ज्यादा फोकस करना है कि जो डेंसिटी की यूनिट क्या है, एज लेंथ की यूनिट क्या है, इन दोनों की यूनिट मैच करनी चाहिए,
ठीक है ना भाई। तो इसको देखो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो हमारे पास फार्मूला क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू में एम, यहाँ पे एन ए होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ए की क्यूब। तो ए हमारे पास है, एम हमारे पास नहीं है, जेड हमारे पास है, एन ए हमारे पास है, डेंसिटी हमारे पास। तो यहां से मास निकालो सबसे पहले। तो जितना एम आएगा ना उसके अंदर होते हैं एन ए एटम्स। एम ग्राम जितना आएगा आपका, जितना आपका एम ग्राम आएगा उसके अंदर एन ए एटम्स होते हैं। कितने, एन ए। हमें कितने में निकालने हैं, 1 ग्राम। तो जो भी मास आए ना उसको एन ए से डिवाइड कर देना, बस। जो मास आए ना उसको एन ए से डिवाइड कर देना, आपका आंसर निकल आएगा। चलो जी डिस्कस करते हैं, फटाफट से आ जाओ भाई स्लाइड्स में। तो डाटा क्या क्या गिवन है आपको भाई, डेंसिटी गिवन है, ठीक है। उसके बाद एज लेंथ पिकोमीटर में गिवन है। अगर आप इसे सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल लिख लीजिए यहां से। देखो भाई जो आपका, देखो ये 100 है, 100 पिकोमीटर ना, तो 1 पिकोमीटर जो होता है वो आपका 10 की पावर माइनस 12 मीटर में होता है। और सेंटीमीटर में बात करोगे तो ये आपका 10 की पावर माइनस 10 में आपका हो जाएगा। ये सॉरी ये तो मीटर में ही आ रहा है, जब आप इसको मीटर में निकाला है यहाँ पे, इसमें में भी प्रॉब्लम, हाँ। तो ये अगर आप सेंटीमीटर में निकालोगे तो ये 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा, है ना। तो जैसे 1 पिकोमीटर में 10 की पावर माइनस 12 मीटर होते हैं, तो ऐसे माइनस 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 पिकोमीटर में माइनस 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये किया, तो यहां से ए की वैल्यू हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बड़ा जरूरी है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स हमें पता ही है यहाँ पे कितने हैं। तो देखो भाई यहाँ पे जेड की वैल्यू 4 है, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल कितनी हो जाएगी, ये रही जी, ठीक है। तो आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी निकाला जो भी है। तो यार ये ना ऐसा लेंथ ही बना रहा है इसको, ये आपका थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। तो देखो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 ग्राम ऑफ द, तो टोटल वॉल्यूम देख लेते हैं भाई इसकी भी, ये क्या कहना चाह रहा है। ये देखो ऐसे थोड़ा सा लेंथ ही बनाया गया है क्वेश्चन, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए बैक लेके चलते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। देखो इन्होंने आंसर कितना निकाल दिया यहां से कि 4 है ना, इन्होंने आंसर निकाला कि 4 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। 4 इंटू में, देखो कैसे भाई, इसको मैं सिंपल तरीके से सोल्व करवा देता हूं कि भाई हमारे पास डेंसिटी कितनी गिवन थी भाई, वहां पे डेंसिटी कितनी गिवन थी, तो पीछे चलना पड़ेगा, थोड़ा सा डेंसिटी का पता करना पड़ेगा। ये ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इतना कॉम्प्लेक्स ना सोचे तो ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। फटाफट से भाई, फटाफट से आ जाओ। हाँ तो डेंसिटी यहाँ पे कितनी गिवन थी, अरे भाई जल्दी से आओ, जल्दी से। हाँ ये रही जी, चलो अभी मैं फटाफट से निकालता हूँ। देखना डेंसिटी कितनी, 10 है, 10 डेंसिटी है। देखना वहीं पे सोल्व करवाता हूँ, वहीं पे बोल, बिल्कुल शॉर्ट। 10 डेंसिटी है, यहाँ पे जेड की वैल्यू 4 आ गई। ये जो एम है, ये जो m है, अगर आप 1 ग्राम में निकालना चाहते तो यहीं पे आप 1/na कर दो ना, यहीं पे आप 1/na कर दो, है ना, क्योंकि बाद में तो जाके वहीं पे भी तो यही करना है। या यहाँ पे नहीं करना चाहते तो एक बार यहाँ पे पड़ा रहने दो इसको। देखो यहाँ पे na आ गया और इनटू में यहाँ पे क्या आ गया भाई, एज लेंथ का क्यूब। तो किसका क्यूब आ गया था यहाँ पे, 10 की पावर माइनस 8 का क्यूब आ गया था। m की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये देखना भाई, ये होता है 6.23 इंटू में 10 की पावर माइनस ये रहा, ये आपका आ जाएगा 10 की पावर कितना भाई, माइनस ये वाला, माइनस ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब देखो na अगर कर भी देते हैं यहाँ पे भाई, ma/na अगर कर भी देते तो वो नीचे आता है, na नीचे आता ना na, तो ये आपका खत्म हो जाता वहां से, -3 नहीं होता ना, ये +3 होता भाई, ये +23 होता है। तो एक बार n तो छोड़ दो, m ही है ना, तो ये वाली जो ये 10 की पावर 23, ये 10 की पावर माइनस, तो यहाँ पे -1 बच जाएगी, 10 की पावर -1 ऊपर जाएगी तो वो प्लस बच जाएगी, ऊपर जाएगी तो वो प्लस, उस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे ma की वैल्यू तो वो 1/4 आ जाएगी। कितनी, 1/4। तो देखो भाई 1/4 में कितने एटम्स होते हैं, आप कहोगे na एटम्स, और एक में कितने होंगे तो आप कहोगे 4na। कितने, 4na। तो यही तो आंसर आ गया ना, देखो यही तो आ गया ना आंसर, 4na। तो ये मास आ गया, इतने मास में na एटम्स होते हैं, 1 ग्राम में कितने, 4/na, 4 इंटू na। तो ये सिंपल सा आंसर था भाई आपका। अरे समझ में आया क्या, समझ में आ जाना चाहिए यार, मैंने देखो बिल्कुल शॉर्ट में करवा दिया आपको, बिल्कुल शॉर्ट में करवाया, यही आंसर आया यहाँ से भी, 4na ही आंसर आया यहाँ से।
लो जी, कर लोगे इसको, लगभग वही है भाई, वही है लगभग। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ, मे भी उसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम इज दिस, आपको डेंसिटी दे दी है, एंड बीसीसी भी बोल दिया है एज लेंथ। फिर से यहाँ पे ध्यान ये देना आपको, इस क्वेश्चन में फिर से ध्यान ये देना आपको यहाँ पे कि यहाँ पे आपको सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है और यहाँ पे आपको पिकोमीटर में गिवन है ना, वहां पे सेंटीमीटर और यहाँ पे पिकोमीटर। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स इन 30 ग्राम। अरे बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, कर लोगे इसको। कैसे करना है देखो, वही बात फिर से आ गई कि डेंसिटी आपको दे दी और ये आपको दे दी, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो कैसे करोगे भाई, 10 इंटू 10, इसकी आप कर दोगे 10 की पावर -10। ये सेंटीमीटर में आ गया तो यहां से आप निकालोगे एम के अंदर रहे होंगे Na एटम्स, लेकिन आपको तो इतने ग्राम के अंदर निकालना है, तो इतने ग्राम के अंदर निकालोगे तो Na बाई में m इंटू में 3 कर देना, Na बाई में m इंटू में 3 कर देना, आंसर आ जाएगा। तो m निकाल लो इस क्वेश्चन में, m निकालते ही क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही किया होगा। अच्छा, ये आपके ऑप्शन गिवन है भाई यहाँ पे डिफरेंट, तो कोई बात नहीं, पहले तो हमें आंसर देखना पड़ेगा। अब देखो डायरेक्ट किया गया है, ये क्या डायरेक्ट किया भाई यहाँ पे, तो डायरेक्ट ऐसे किया कि इसका जो आपको आएगा डेंसिटी एंड ऑल थिंग्स यहाँ पे आपको गिवन है, एवोगैड्रो नंबर ये रहा, यहाँ से मास निकाला होगा हमने, नेक्स्ट स्लाइड में भी मास आ जाएगा आपका, कि यहाँ से देखो अब यहाँ पे 52 ग्राम आंसर आया होगा। वहाँ से जब आपने सोल्व किया तो मास आया 52 ग्राम। 52 ग्राम के अंदर Na होते हैं, है ना, 6 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं, एंड 30 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 30 ग्राम में कितने हो जाएंगे, तो देखो वही तो कर दिया ना, वही तो किया है यहाँ पे। अरे भाई वही तो कर दिया कि भाई m बाई में, है ना, सॉरी यहाँ पे क्या किया गया, देखो Na थे ना, Na, तो Na को डिवाइड कर दिया m से और मल्टीप्लाई कर दी 30 से, वही तो किया है, आंसर निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो कैलकुलेशन सोल्व की गई है बस, तो 3 आंसर आएगा उस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम इज क्यूब विद एज लेंथ दिस, डेंसिटी भी दे दी आपको, एंड व्हाट टाइप ऑफ, है ना, व्हाट टाइप ऑफ सेल एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज, यानी कि आपको Z की वैल्यू निकालनी है। अब आपको Z की वैल्यू निकालनी है। अगर Z की वैल्यू 1 आए तो कह देना कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, 2 आए तो कह देना BCC है, अगर 4 आए तो कह देना FCC है, ठीक है ना, ऐसे आपको बताना है। तो ध्यान देने वाली बात फिर से वहीं पे आ गई कि यहाँ पे ये आपको पिकोमीटर में गिवन है और ये आपको सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको पिकोमीटर में से सेंटीमीटर में कर लो या इसको पिकोमीटर में कर लो, एक ही बात है, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लीजिए। अब देखो भाई आपको Z की वैल्यू निकाले नहीं, सिंपल, बाकी सारा डाटा आपको गिवन है, बाकी सारा डाटा आपको है गिवन है। अब देखो बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी यहाँ पे मास नहीं गिवन है, तो एल्यूमिनियम का मास पता होना चाहिए आपको, लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे लिखा मिलता है आपको, सभी के एटॉमिक मास लिखे मिलते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का 27 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से बड़ा आसान हो जाएगा सोल्व करना इसको। तो मैं फटाफट से सोल्व करवाता हूं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन तो इजी लग रही है कि ये आ जाएगा आपका 2 पॉइंट, ये डेंसिटी, यहाँ पे Z की वैल्यू आपको निकालनी है, मास 27 ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे Na का Na पड़ा रहने देते हैं, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 405 इंटू में 405 इंटू में 405 और ये आ जाएगा 10 की पावर -30, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0.1 ही बचेगा, इस पूरे को उठा के यहाँ पे ले आओ और यहाँ से Z की वैल्यू निकल जाएगी। तो Z की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर को 6 इंटू 10 की पावर 23 पुट कर दो, तो देखो ये 30 है, ये 23 है और ये आपका, तो -7 बचेंगे, -7 ऊपर जाएंगे, ये बचेंगे, तो इसको आपने क्या कर देना है, इनकी भी मल्टीप्लाई। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी जाती है इन क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, यहाँ पे की हुई है तो क्यों टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो आपको बताना है कि सिंपल है कैसा है। तो इसका आंसर बोला गया है कि FCC होगा, FCC होगा, इसका मतलब Z की वैल्यू 4 आई होगी, सीधी सी बात है, Z की वैल्यू 4 आई होगी। तो N27 ये होगा पूरा डाटा, इसकी कैलकुलेशन की, इसकी जैसे ही कैलकुलेशन करते हो तो आपका आंसर यहाँ पे 4 आ जाएगा। N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N की वैल्यू 4, अगर N की वैल्यू 4 आ गई या फिर Z की वैल्यू 4 आ गई तो आप कहोगे कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो हैंस ये FCC है, तो इसलिए इसका आंसर तीसरा। अच्छा जी, ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है, काफी मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जे एडवांस वाले बच्चों के लिए है, जे एडवांस वाले बच्चों के लिए है भाई ये क्वेश्चन आपके। देखो भाई, व्हाइट टिन क्रिस्टलाइज इन टेट्रागोनल सिस्टम,
किस सिस्टम में आपका क्रिस्टलाइज है? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल की अगर आपको बात याद हो तो सीटी तो 11 12 21। यहां पे टेट्रागोनल की खास बात ये होती है कि ए इज इक्वल टू बी होता है बट नॉट इक्वल टू सी होता है। ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी होता है। यहां पे आपको ए और बी की वैल्यू दे दी गई है, सी की भी वैल्यू आपको दे दी गई है। इफ डेंसिटी इज फाउंड टू बी दिस, यहां पे देखो पिकोमीटर में है और यहां पे सेंटीमीटर में है, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। आपको Z की वैल्यू निकालनी है कि Z की वैल्यू क्या होगी, Z की वैल्यू क्या होगी, आपको यही निकालना है यहां पे। तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले देखो यहां पे कि डेंसिटी किसके इक्वल? Z इंटू में M, और यहां पे हम क्या करते थे भाई Na, और हम जब क्यूबिक सिस्टम था ना तो वहां पे हम क्या करते थे? एक ही क्यूब। क्या करते थे? एक ही क्यूब। बट यहां पे आप एक ही क्यूब नहीं कर सकते, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? A इंटू में B इंटू में C, ऐसे करना पड़ेगा। A इंटू में B इंटू में C। ए बी की वैल्यू तो हमें पता ही है, ए और बी की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू भी हमें पता है ना, डेंसिटी भी हमें पता है, और मास भी आपको गिवन है 1। ये रहा, इसको सोल्व करो एग्जैक्ट, इसको सोल्व करना, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना, तब जाके आपका यहां पे इस Z की वैल्यू आ जाएगी, इस Z की वैल्यू आ जाएगी, तब जाके आपका इस Z की वैल्यू आ जाएगी। तो सभी बच्चे इसकी Z की वैल्यू निकालना क्या होगी? Z की वैल्यू निकालना क्या होगी? और एक और आप मुझे बात बता सकते हैं, है ना, कि इसमें कि जो टेट्रागोनल सिस्टम होता है उसमें कितने टाइप का यूनिट सेल पॉसिबल है ना, याद है ना प्रेवियस लेटेस्ट टाइम वाला? वही चीजें बड़ी काम आती हैं यहाँ पे। तो भाई सिंपल सा फंडा है, बस यहाँ पे एक नई बात ये थी कि जब हम ए क्यूब करते थे, यहाँ पे हम ए क्यूब नहीं करेंगे, यहाँ पे ए इंटू में बी इंटू में सी करेंगे। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी, बस ये एक नई बात थी इस क्वेश्चन में, और बाकी सारी पुरानी बातें थी एज इट इज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन भी क्या कहता है आपको यहाँ पे, देखिए, एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर विद ए आपको दे दी भाई, एज लेंथ आपको दे दी, सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी दे दी। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इतने ग्राम ऑफ दियरा, इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? तीसरी बार ये क्वेश्चन मैं शायद आपको करवा चुका हूं, तो इसका आंसर देखो भाई कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी सोल्व करके दिखाता हूं, है ना, ऐसे तो बिना कैलकुलेशन के बात ही नहीं बनेगी। तो चलो जी फटाफट से, डेंसिटी की वैल्यू आ गया भाई आपका 7.2, है ना, इसकी Z की वैल्यू तो आपको गिवन ही है, BCC है तो 2 हो गई, बस BCC है तो 2 हो जाती है। उसके बाद मास हमें निकालना पड़ेगा, M ही निकालना हमारा टारगेट है। यहाँ पे आपका Na आ गया, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 288 एंड 288 एक बार और, क्योंकि क्यूब करना होता है इसका, और यहाँ पे आप करोगे 10 की पावर -30, ठीक है भाई। इसके बाद यहां से जो मास निकलेगा उसके अंदर Na एटम्स रहे होंगे, यहां से जो M निकलेगा उसके अंदर Na एटम्स रहे होंगे। हमें किसके अंदर निकालना है? 208 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे वो निकालना है। तो 208 के अंदर क्या करोगे? जितने Na है उसको डिवाइड करोगे M से, और उसकी मल्टीप्लाई करोगे 208 से। तो ये काम आप जरूर कर दीजिए बस, अगर ये काम कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा, है ना, ये अगर आप करोगे तो आपका आंसर निकलेगा। देखो भाई और भी अगर मैं सोल्व करवाऊं आपको, देखो कि इस यहां से देखिए इस क्वेश्चन में कि जो Na/M है, इसको अगर मैं इस Na को यहां पे ले आता हूं और बाई में M कर देता हूं, तो यही वैल्यू तो आ गई, है ना। अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए, अगर इस Na/M की वैल्यू चाहिए तो बस कुछ मत करें, यहां पे जो ये 2 है ये एज इट इज, बस ये 7/2 से इसको 7/2 ये आ गए भाई। इसकी मल्टीप्लाई 208 से करनी है, इसकी मल्टीप्लाई 208 ग्राम से करनी है, निकाल लीजिएगा आंसर आ जाएगा, निकाल लीजिएगा आंसर आ जाएगा भाई। समझ आ गई बात? देखो बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्या आंसर होगा इसका ये आप निकालिएगा, ठीक है। मैं आपको इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा, PDF प्रोवाइड करवा दूंगा आंसर्स के साथ कि क्या होंगे। हालांकि ये अनसोल्व्ड क्वेश्चन है तो आपको सोल्व करने हैं भाई, आपके लिए ये टारगेट भी रहेगा कि आप इसका करेक्ट आंसर निकालें, कैलकुलेशन करें, है ना। आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, मुझे कैलकुलेशन ना आए मेरा काम चल जाएगा लेकिन आपका काम नहीं चलेगा, आपके लिए कैलकुलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तो यही है, आप सभी को थैंक यू। तो इस क्लास में जो हमने बात की है बेसिकली वो किन की बात की है, मे बी एक दो मैं और देख लेता हूं, मे बी मुझे लगता है कि स्लाइड्स एक दो और होनी चाहिए थी, है ना, एक दो स्लाइड्स और होनी चाहिए थी। मैंने ऐड तो की थी, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे वो भी, अगर वो मिलती है तो ठीक है, नहीं फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो करवाऊंगा।
नहीं भाई इसमें इतनी आई है, वो आगे पीछे हो गई होंगी, कोई बात नहीं। तो चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा डेंसिटी से रिलेटेड ही, जो कि मोल कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे, है ना। जैसे सीबीएसई के एग्जाम में या फिर जेई मेन में या फिर जे एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में हमने पैकिंग के बारे में जाना, इस वीडियो में हमने डेंसिटी के बारे में जाना कि डेंसिटी के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। डेंसिटी वाले में थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी होती है, बाकी सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो ये थी हमारी सॉलिड स्टेट की ये क्लास। ऐसे ही आपको पूरा सॉलिड स्टेट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हाँ, आपका एक काम जरूर बनता है कि फीडबैक जरूर दें कि कितना अच्छा आपको सॉलिड स्टेट लग रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास चैट बॉक्स है, वहां पे जाके आप डिस्कशन कर सकते हैं। हमारे पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, वहां पे आप मुझसे लिंक कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भी मैं आपकी हेल्प कर सकूंगा पूरी कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।